बड़ी अर्थव्यवस्था है 1857 तक, सॉरी 1890 तक। प्लासी की लड़ाई होती है जिसमें एक अकाउंटेंट अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अकाउंटेंट एक पहली बार एक फौजदार बन के 3000 लोगों की किराए की सेना इकट्ठी करके प्लासी की लड़ाई लड़ता है। एक तरफ सिराजुद्दौला की 34,000 की सेना है और दूसरी तरफ लॉर्ड क्लाइव के अंदर 3000 किराए के भाड़े के सैनिकों की सेना है और प्लासी की लड़ाई शुरू होती है। पूरा का पूरा युद्ध 40 मिनट चलता है। 6 लोग मारे जाते हैं और लोग भारतीय हैं और 15 लोग घायल होते हैं। और लॉर्ड क्लाइव, एक जो अकाउंटेंट क्लाइव है वो लॉर्ड क्लाइव यानी भारत के सबसे बड़े परगना का, इसमें उड़ीसा शामिल है, वेस्ट बंगाल शामिल है, मेजर पार्ट ऑफ बांग्लादेश पूरा का पूरा शामिल है, मेजर पार्ट ऑफ बिहार शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है और असम का एरिया भी शामिल है। यानी दुनिया का सबसे उपजाऊ, सबसे अमीर प्रदेश लॉर्ड क्लाइव के हाथ में आता है। ये नंबर्स आपको कभी किसी किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। इट वॉज नेवर ए वॉर, ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये फिक्स मैच था। ये एक फिक्स मैच था और ये फिक्स मैच किसके बीच में था? लोग कहते हैं कि वीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में था। यानी सेनापति भाग गया और अंग्रेज जीत गए। एंग्लो सिख वॉर में सिख कभी नहीं हारे। सिख जैसे जीतने जाते थे उनके सेनापति भाग जाते थे और अंग्रेज जीत जाते थे। या मीर जाफर भाग गया और सिराजुद्दौला हार गया और बंगाल के परगना पर उसका अटैक हो गया। इसके पीछे की छोटी सी कहानी है। ये मैच फिक्स किसने किया था? ये मैच फिक्स किया गया था नगर सेठ अनुचंद के द्वारा। नगर सेठ अनुचंद के द्वारा। उस समय जब भारत दुनिया की 26% जीडीपी है, सबसे बड़ा जो ट्रेड सरप्लस है वो ठीक है बंगाल परगना का ही है। उसका जो सबसे बड़ा बैंकर है, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बैंकर है, उसका नाम है सेठ अमीर चंद। क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सरप्लस वाला कंट्री था और दुनिया में ट्रेडिंग बिना बैंकिंग के पॉसिबल नहीं हो सकती, राइट? तो बैंकिंग दुनिया का सबसे बड़ा उस समय का बैंकर, इंडिया का उस समय का सबसे बड़ा बैंकर सेठ अनुचंद था, जिसको नगर सेठ नहीं कहा जाता था। पहली बार उसको खिताब मिला था जगत सेठ, और वो जगत सेठ का जो खिताब था किसने दिया? लॉर्ड क्लाइव। जगत सेठ को उससे पहले उसके पिताजी को ये किताब मिला था। ये पुश्तैनी किताब था, वो दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब से पूरा का पूरा बंगाल परगना खरीदा गया था। और किसने खरीदा? सेठ अनुचंद के पिताजी ने। पिताजी या दादाजी ने शायद उसने। तो टोटल मूल्य लगा 70 लाख रुपीस, सॉरी 70 लाख मोहर। मोहर का मतलब क्या होता है? 1 तोला सोना। तो 70 लाख तोला सोना मूल्य लगा था पूरे के पूरे बंगाल परगना का। अमीचंद कहते बस 70 लाख, 1 करोड़ दिया। तो औरंगजेब कहता 1 करोड़ तोले सोना, आप इसको कन्वर्ट करिए टन्स में। कितने टन सोना उसने एक्सचेंज किया होगा। और कहता तू तो नगर सेठ क्या है, तू तो जगत सेठ है। यहां से जगत सेठ की उपाधि शुरू होती है। उसी जगत सेठ का जो पोता है वो इंडिया का सबसे बड़ा बैंकर है और वही डिसाइड करता है। अगर परगना उसने खरीदा तो नवाब सिराजुद्दौला की फैमिली कैसे बन गई? क्योंकि डीप स्टेट ओन करती है और सिंबॉलिक रूलर्स स्टेट को मैनेज करते हैं। तो ये सिंबॉलिक रूलर के तौर पे है और उसके अकॉर्डिंगली मिलकर वो चलाते हैं स्टेट को। क्योंकि
जो व्यापारी है वो अपने अनुकूल सत्ता चाहता है, पॉलिटिकल सत्ता चाहता है, तो उन्होंने अपने अनुकूल सत्ता चलाई। जी। Who was the symbolic ruler? सिराजुद्दौला। Oh, The real ruler was who was it? अमीरुद्दीन खान। Oh, Okay. अब क्या हुआ, कहानी, कई सारी कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी सुना रहा हूं, ठीक है? so कि एक पार्टी होती है और अमीचंद जी, if he was a real ruler, why did he make a samjhauta with the British? क्योंकि इसके लिए डीप स्टेट और स्टेट के बीच के रिलेशनशिप को एक्सपैंड करना पड़ेगा। मैं सिंबॉलिकली सारी बातें कह रहा हूँ कहानी के रूप में, जो वास्तविक घटना है, और उसी को हम एक्सपैंड करेंगे इंडिया और यूरोप में और वर्तमान सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सिस्टम सेम है, डिटेल्स डिफरेंट हैं, हेड्स डिफरेंट हैं, हीरोज डिफरेंट हैं, एक्टर्स डिफरेंट हैं, सिस्टम सेम चल रहा है। और कैसे ये सिस्टम इंडिया से दुनिया को इंपीरियलिज्म में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एस्टैब्लिश करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो इंडिया का है। इट वॉज इंडिया विच कॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। इट वॉज इंडिया हु टोल्ड रियल बैंकिंग टू द वर्ल्ड। और वो कैसे हुआ उसका एक घटनाक्रम है। मैं सिर्फ सिंबॉलिकली करूंगा, फिर हम आगे आता है, ताकि हम करेंसी के बीच का, वर्ल्ड के बीच का, ट्रेड के बीच का, पॉलिटिक्स के बीच का और पूरी की पूरी इंपीरियलिज्म के बीच के रिलेशनशिप को एक साथ समझ सके। तो सिराजुद्दौला हार जाता है, कड़ाई जीत जाता है, सबसे बड़ा परगना उसके हाथ में आ जाता है। उसके बाद 1857 से लेके 1757 से लेके 1857 के बीच में अंग्रेज पूरे के पूरे भारत को, जिसमें बर्मा, सारे के सारे स्टेट, श्रीलंका है, नेपाल है, इंडिया पूरा का पूरा है, वर्तमान पूरा का पूरा पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, इस पूरे भूखंड के ऊपर एक क्षेत्र राज्य अंग्रेज कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने ये जो भारत था वो जीता किससे? किससे जीता? मुगलों से, मराठों से, सिखों से, सिराजुद्दौला से, नवाबों से, या राजस्थान के राजपूतों से? किससे जीता? किससे जीता? पब्लिक से जीता। ओके, लेट मी शो। उन्होंने ये पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा देश होता 578 रियासतों, 578 जो किंग्स एंड प्रिंसली स्टेट, परंतु उनके जो ओपोनेंट थे वो सिर्फ 17 थे। युद्ध 43 लड़े, ओपोनेंट उनके केवल 17 थे। उसमें 3 युद्ध कर्नाटका में है टीपू सुल्तान के साथ, 3 या 4 मराठा के साथ है, 3 या 4 सिखों के साथ है, बाकी के साथ हजरत महल है, रानी झांसी है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब मिला के 17 ओपोनेंट्स हैं। जो लड़े उनके किसी का कोई वंश जिंदा नहीं है, जो भी लड़े उनका कोई वंश जिंदा नहीं है। बाकी 562 ने क्या किया? बाकी 562 ने क्या किया? महाराजा पटियाला, महाराजा अजीम, ग्वालियर, गुजरात के सौराष्ट्र और ग्रेट राजपूताना। क्या राजपूताना में किसी भी राजपूत राजा ने एक भी युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा? क्या गुजरात की किसी भी रियासत में एक भी युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा? तो वो व्यवस्था क्या थी, किस तरीके से ये सारे के सारे वो कर रहे थे उसमें? क्योंकि युद्ध तो नहीं हो रहे हैं, बिना युद्ध के सरेंडर किया जा रहा है, बिना युद्ध के, और अगले 90 साल तक एक भी अपराइजिंग, ये जो सारे के सारे राजा हैं 566 राजा हैं, ये बचाए गए, इनमें से किसी ने कोई विरोध अगले 90 साल तक देश में नहीं किया। और जब अंग्रेज यहां से जाते हैं तो ये वापस ये 562 को 590 की 78 रियासतों को क्या कर देते हैं? सॉवरन डिक्लेयर कर देते हैं। और साथ में एक और खेल करते हैं नेहरू के साथ, जिन्ना के साथ, उनको वो डोमिनियन स्टेटस देके चले जाते हैं। यहां से डिवाइन, दोनों के बीच का अंतर भी समझना पड़ेगा। और उन्होंने बड़े चालाकी से क्या किया
जो सेना थी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, वो दे दी डोमिनियन स्टेट को, नेहरू को, जिसमें सारी पुलिस, सारी आर्मी उनको दे दी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे दिया, और जो सारी की सारी उनको दे दिया एक सिंबॉलिक टोटल कंप्लीट ऑटोनॉमी, सॉवरन उनको डिक्लेयर कर दिया राजाओं को। तो नेहरू और पटेल ने दोनों ने मिलकर सेना के माध्यम से पूरे भारत को रिकैप्चर करके एक डोमिनियन स्टेट के ऊपर कर लिया। अब डोमिनियन के और डोमिनियन स्टेट और सॉवरन स्टेट के बीच का तो सारे के सारे सॉवरन सरेंडर हो गए, और केवल जूनागढ़ और हैदराबाद और कश्मीर इन्होंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, जिसका फल अभी तक देश भुगत रहा है। उसके डिटेल में जाना अभी मुनासिब नहीं। अब इसके बीच में अंग्रेजों ने 1800, जब तक भारत गोल्ड स्टैंडर्ड पे रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जब तक भारत गोल्ड स्टैंडर्ड पे रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि भारत में किस वंश का राज है। कभी अशोक का है, कभी शक का है, कभी हुल का है, कभी मौर्यस का है, कभी गुप्ता का है, कभी गजनीस का है, गजनीस का अटैक हो रहा है, कभी ब्राह्मण वंश का भी भारत के ऊपर राज हो रहा है, कभी मुगल भी कर रहे हैं, कभी खिलजी भी कर रहे हैं, कभी तुगलक भी कर रहे हैं, और कभी अंग्रेज भी कर रहे हैं। धर्म बदलते रहे हैं भारत में, सत्ताएं बदलती रही हैं भारत में, सीमाओं, राजाओं की सीमा बदलती रही है, परंतु भारत की अर्थव्यवस्था कभी भी विश्व की जीडीपी का 26% से नीचे कभी नहीं गिरी। कपड़े कहां से आए, फैक्ट कहां से आए, रिसोर्स कहां से आए? दुनिया में एक मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ जो IMF ने किया, एडिसन एग्नस, इस प्रोजेक्ट का नाम है, बड़ी मोटी डोमिनस है। पूरी दुनिया की इकोनॉमिक डाटा पिछले 2000 साल का उसमें कंपाइल किया गया, अलग अलग स्टैंडर्डाइज फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे करके, उसमें एम्प्लॉयमेंट से लेके, जन्म दर से लेके, ट्रेड से लेके, सारा का सारा पिछले 2000 साल का डाटा कंबाइन है 2020 तक का। उस प्रोजेक्ट के बेस पे बात कर रहा हूँ, यानी ये वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेड फैक्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ। उसमें बढ़ोतरी मनितरी हो सकती है, अभी मैं सिर्फ फैक्ट जी एग्नस मेरे पास बुक मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो 1890 तक भी भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया की जीडीपी का 22% है। अंग्रेजों का राज हो चुका, कंपनी का राज खत्म हो चुका है, अंग्रेजों का राज चालू हो चुका है। और 1890 से 1947 में भारत की जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी का गिर के 3% हो जाती है। कितना? 3%। जीडीपी अब जीडीपी पे आ गया क्योंकि अंग्रेज आ गए। अब कहानी ये है कि अंग्रेजों ने 1890 में भारत का दुनिया में, भारत जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको पहली बार एंटर किया गया, चेंज किया गया, भारत में किया गया। भारत को गोल्ड स्टैंडर्ड से किसमें कन्वर्ट किया गया? सिल्वर स्टैंडर्ड पर कन्वर्ट किया गया। और 1934 में भारत सीधा सीधा कन्वर्ट हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड से पेपर करेंसी, पेपर स्टैंडर्ड में। दुनिया में पहला देश जो पेपर स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड से निकल के स्टर्लिंग स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट हुआ, वो भारत था। कैसे? 1857 में उन्होंने यहाँ बैंकिंग स्टार्ट की है, फिर उन्होंने पेपर करेंसी लाई है, पर इंडिया अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड पे और वो कंटिन्यू चलता जाता है। 1934 में अंग्रेज एक नया प्रावधान करते हैं, इंडिया की जो बैंकिंग है वो स्टैब्लिश करते हैं। वर्मा जी की डिटेल रिसर्च है जिसमें ये कहा जाता है कि भारत का जो रुपया है वो लगभग दुनिया भर की जो करेंसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो दुनिया भर में बनाए गए हैं, जितने भी करेंसी के लॉ अप्लाई किए गए हैं, उनके जो मानक और स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, वो उसका सारा कॉमनवेल्थ कंट्री के सारे स्टैंडर्ड्स को मैंने पढ़ा है वर्मा जी के साथ मिलकर। जो लॉ इंडिया में पास हो रहे हैं वो अमूमन वही लॉ पूरी दुनिया में पास हो रहे हैं। सारे के सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जहां ब्रिटिश अंपायर है, लगभग सेम स्टैंडर्ड बैंकिंग लॉ
अपना वहां अप्लाई किए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भारत के में मॉनेटरी लॉस का हिस्ट्री पढ़ लो, लगभग आपको दुनिया की हिस्ट्री भी पता चल जाती है, पूरा का पूरा आइलांस चल रहा है। तो जो यहां किया जा रहा है वो लगभग पूरी दुनिया में भी साइमल्टेनियसली किया जा रहा है। ये मेरे लिए बड़ा अचंभे वाला देश था कि इतना ऑर्गेनाइज है, इतना सिस्टमैटिक है ये, और इतना कंटिन्यूस है उसमें सारी की सारी इवेंट्स के थ्रू। तो मैंने जब डॉक्यूमेंट उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपाइल किए तो मेरे पास तकरीबन 300 बनने के डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे आरबीआई के, कहीं से नहीं लिए, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो 1934 में अंग्रेजों ने एक बड़ा काम लिया। अंग्रेजों ने जो सारे भारत की बैंकिंग थी, उन्होंने यहाँ के रुपीज को स्टैंडर्डाइज किया, मनी को स्टैंडर्डाइज किया, पेपर करेंसी को यहाँ स्टैंडर्डाइज किया, बजटिंग को स्टैंडर्डाइज किया, फाइनेंस को स्टैंडर्डाइज किया, और उसमें जो फिजिकल डेफिसिट है, रेलवे डेवलप करना, ये सब कुछ उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया। उसके फंडिंग के पूरे जो वर्तमान नॉर्म्स है उन्होंने सेट किए। उसको मैनेज करने के लिए वो इंपीरियल बैंक का इस्तेमाल करते थे, और इंपीरियल बैंक को उन्होंने अचानक खत्म कर दिया 1934 में, और उसकी जगह आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उस समय भारत की जो टोटल प्रिंटेड करेंसी है वो 133 करोड़ की है। कितनी? 133 करोड़ की। और इंडिया गोल्ड स्टैंडर्ड पे है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि 133 करोड़ की करेंसी के बराबर आपको एक इक्विवेलेंट गोल्ड जो है वो आपके रिजर्व में होना चाहिए। तो मेरे पास आरबीआई की 1934 से लेकर 1951 की बैलेंस शीट है। उसको पढ़ते सीखते हुए मुझे 1 साल लगा कि कैसे मैं इसको डिकोड करूं, क्या पढ़ूं। तो इसमें सिर्फ मैं फैक्ट्स के नंबर बताता जाता हूं। तो जो लोग भारत की आजादी के बारे में, दस्तावेज के बारे में, सरकारों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट क्या था, उसकी क्या क्या नॉर्म्स थी, उसके सारे के सारे जो सिंबल्स हैं वो आपको इसमें पढ़ने में आ जाएंगे। 3 डाटाज हैं जो मेरे पास जब आए तो मैं मेरी कल्पना से बाहर था, वो मैं आपके साथ कहता हूँ कि 1934 में जब आरबीआई बनता है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर बनता है। उसकी जो कमेटी बनती है उस कमेटी को हेड कर रहा है लॉर्ड रॉथशाइल्ड नाम का विश्व बैंकिंग फैमिली का जो सिरमौर है, रॉथशाइल्ड फैमिली, वो उस कमेटी को हेड करता है। उसकी रिकमेंडेशन में कहती है कि इंडिया में अब प्राइवेट बैंक सरकार को सारे के सारे जो प्राइवेट अफेयर से बाहर आ जाना चाहिए, और सारी की सारी जो बिजनेस है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने देना चाहिए। यानी 133 करोड़ की सारी जो बैंकिंग व्यवस्था है, लोन्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, खाते हैं, एसेट हैं, एक सिंगल एक्ट के द्वारा एक प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर किया गया जिसका नाम था आरबीआई। So the RBI is a private bank. It's a private bank. It was instituted as a private limited company, and it still stands in a different way. Now, तो इनका सवाल है कि who owned it? It was owned by shareholder. 10,000 shareholder. मामा जी ठीक है ना? आरबीआई के शेयर होल्डर पहले 10,000 थे, मैं 1 लाख थे। हाँ, 1 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर थे। उनको 100 रुपए की शेयर होल्डिंग के ऊपर सारे शेयर बांटेंगे। तो उनका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, इकट्ठा किया वर्मा जी के पास है, वो उनकी बुक है, उसमें ये सारी डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। तो बट मेजर बड़ा शेयर होल्डर कौन है, बाकी तो बने होंगे, तो मेजर शेयर होल्डर कौन है उसके बारे में एक इंडिकेशन आएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अचानक क्या होता है, जैसे आरबीआई बनता है, भारत की जो टोटल करेंसी है वो है 193 करोड़ की, समझे 93 करोड़ की है। उसमें से गोल्ड कितना, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड पे हम ये बात समझ में आती है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो रुपए का गोल्ड होना चाहिए। तो उस समय गोल्ड होल्डिंग है सिर्फ 41.55 करोड़ की, यानी
150 करोड़ के लगभग गोल्ड आपका गायब हो जाता है। वो कहाँ गया? उसके बाद 1946 में 255 करोड़ की करेंसी है, गोल्ड कितना है? 41 करोड़। 1945 में वर्ल्ड वॉर चल रही है और पेपर करेंसी को इन्होंने अंधाधुंध छापा। अंग्रेजों ने कितना छापा? 254 करोड़ से 1151 करोड़ तक की करेंसी उन्होंने छापी 5 साल में। लगभग 500-600 करोड़ की डबल उन्होंने करेंसी छापी। गोल्ड कितना है आपके पास? ओनली 41 करोड़। 1947 में भारत आजाद हो जाता है। इंडिया की टोटल करेंसी है 1265 करोड़। गोल्ड कितना है? ओनली 44 करोड़। 1951 में इंडिया की करेंसी 1292 करोड़ टोटल मनी सप्लाई है और गोल्ड कितना है? 40 करोड़। 4 करोड़ गया, बंद हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप अचानक देखेंगे तो वो करेंसी छाप किस आधार पर रहेगी? तो क्या वो हवा में छाप रहे थे? नो, उन्होंने पहली बार एक बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लिया। इंडिया की और उस समय दुनिया की जो रिजर्व करेंसी थी वो पाउंड स्टर्लिंग थी, यानी अंग्रेजों की इंग्लैंड की करेंसी थी। तो उन्होंने जो गोल्ड के अलावा जो बाकी बचता था वो उन्होंने रिजर्व में क्या रखा? गोल्ड में किया यूएस में, और उसके रिप्रेजेंटेटिव में यहाँ पे पेपर करेंसी यानी पाउंड स्टर्लिंग को उन्होंने रिजर्व करेंसी के तौर पे एज ए रिजर्व रखा। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, was supposed to be reserving the reserve currency गोल्ड नहीं, गोल्ड was only 40 करोड़, बाकी सारा का सारा उन्होंने रिजर्व रखा पाउंड स्टर्लिंग। कब तक रखा? 1947 में। 1947 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम आता है और ब्रेटन वुड्स सिस्टम आते ही पूरी दुनिया की ग्लोबल जो पॉलिटिकल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, वो यूरोप से शिफ्ट होकर कहां शिफ्ट हो जाती है? अमेरिका। और पूरी दुनिया के एम्पायर का जो केंद्र है वो कौन बन जाता है? अमेरिका। और दुनिया की जो रिजर्व करेंसी है वो क्या बन जाती है? डॉलर। तो इंडिया को पहली बार स्टर्लिंग को हटा दिया जाता है रिजर्व करेंसी और इंडिया चूज करता है अपनी रिजर्व करेंसी के तौर पे डॉलर। तब से लेके आज तक गोल्ड का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या है? डॉलर। ये जी 1945 में है, 1947 47 के बाद 1950 में हुआ। उस समय क्या हुआ? पाउंड स्टर्लिंग 30% डिवैल्यूएट हुआ। आपको पता है ना कि डॉलर की जो प्राइस, डॉलर और इंडिया की रुपये की प्राइस सेम है, 1 रुपया है, दोनों बराबर है। 1947 में अचानक 1950 में ये 4 कैसे हो गई? वो 4 ऐसे हो गई कि स्टर्लिंग को उन्होंने 30% डिवैल्यूएट कर दिया और गोल्ड मतलब डॉलर को उन्होंने इवैल्यूएट कर दिया, क्योंकि और इंडिया ने भी अपनी करेंसी को 30% डिवैल्यूएट कर दिया। पाकिस्तान ने नहीं किया, इंडिया ने किया। और इंडिया सबसे पहले टोटल फॉरेन डिफिसिट में पहली बार अपने इतिहास में पहली बार फॉरेन ट्रेड डिफिसिट में इंडिया पहली बार आया 1950। और वो किसके कारण आया? नॉट बिकॉज कि हमारे जो टोटल गुड्स के जो एक्सपोर्ट हैं वो कम हुए, गुड्स के एक्सपोर्ट बढ़े, वैल्यू में कम हुए। वैल्यू में क्यों कम हो गए? क्योंकि आपके बैठे बिठाए आपके जो एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 1/4 रह गई। और ये कोई ट्रेड का वॉल्यूम में फर्क नहीं था, ये केवल मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम में फर्क था। यानी आपकी 75% एक्सपोर्टेशन बैठे बैठे हो गई और वो किसने की? अमेरिका ने की। और आज तब हम 4 रुपए पहुंची थी और आज कितनी है? 87 रुपीज। और आप दुनिया की पहली, दूसरी, चौथी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हो जब आपको उनके $1 की वस्तु के लिए 7 गुना पैसा देना चाहता है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, कोई भी रॉकेट साइंस डेवलप कर लो, आप कभी भी उनकी इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड में आ ही नहीं सकते। और वो पॉलिटिकल नहीं है, आर्मामेंट नहीं है, वॉर नहीं है, इट इज ओनली मॉनेटरी एग्रीमेंट।
ये स्टडी हुई है कि अंग्रेजों ने भारत से कितना लूटा। वो कैसे करेंगे उसके पर आता हूं सर, वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है पहले वो समझना पड़ेगा। और मेरे मन में कोई क्वेश्चन आया तो कैसा है, क्योंकि बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं वो इस विषय के बारे में पूछते रहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर में नेहरू ने कौन सा एग्रीमेंट किया। उसके बारे में ये जो डिटेल मैं आपको दे रहा हूं, ये मैंने पहली बार मैंने देखी, आज तक कभी नहीं भूली गई, जो मैं अभी बोलने वाला हूं। तो 1900, क्योंकि वो ये डाटा क्योंकि ये समझ में मुझे कभी नहीं, आप तो मान दो स्टैंडर्ड पे है, ये मैं कभी किसी किताब में नहीं समझाया कि हम तो सर्विस स्टैंडर्ड पे थे, तो हम तो डॉलर स्टैंडर्ड पे हैं, राइट। तो जब मेरे पास ये डाटा आया कि हमको स्टर्लिंग स्टैंडर्ड है, तो अचानक पता चला कि भारत में जो रिजर्व करेंसी का जो रिजर्व है स्टर्लिंग का, टोटल स्टर्लिंग का, वो अचानक 1100 से गिर के 1947 से 1948 के बीच में वो गिर के हो गया है 750 करोड़ रुपया, वो गायब हो जाता है, 600 रह जाता है, 1300 से गिर के वो 600 रह जाता है। तो मैंने ढूंढा अचानक गिरावट कहां से आ गई, उनकी बैलेंस शीट से देखा मैंने उसके फ्रैक्शन फिगर देखे, ढूंढने शुरू किए, कहीं नहीं मिला, ये कहां से जंप आया, यानी 750 करोड़ रुपया अचानक 1948 में कहां चला जाता है। और साथ में मैंने जब इकोनॉमिक जीडीपी का डाटा देखा दुनिया का, जहां भारत दुनिया की जीडीपी में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था उस समय में 1947 में, वो अचानक 1948 में दुनिया की 12वीं अर्थव्यवस्था में पहुंचा था, अचानक एक ही साल में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, ट्रेड सरप्लस लगभग सेम है, वो अचानक भारत दुनिया की 12वीं अर्थव्यवस्था पहुंच जाता है और डेफिसिट होता है लगभग 730 करोड़ रुपए का। हम पाकिस्तान को बोल देते ना 80 करोड़ नहीं दिए, गांधी जी ने ये कर दिया, गांधी जी ने वो कर दिया, ये किसी ने नहीं पूछा। वो 730 करोड़ रुपया कहा गया, उसका अकाउंट मैंने ढूंढा और क्या मिला, अल्टीमेटली खंगालते आरबीआई की हिस्ट्रीज के जो आर्काइव ढूंढे और आर्काइव का वॉल्यूम नंबर 1 के 854 पेज पे मैं उसका सारा का सारा मुझे डिटेल मिला। डिटेल ये है कि उसमें पाकिस्तान को लगभग 85 करोड़ रुपया दिया गया था, 57 करोड़ रुपया दिया गया पाकिस्तान को, 400 करोड़ रुपया एडजस्ट किया गया, पे किया गया एज ए पेंशन फंड। पेंशन फंड किसको? अंग्रेज सेना के जितने भी लोग यहां से गए, ना वो दौड़ के गए, ना वो भाग के गए, ना कुछ छोड़ के गए, वो यहां से गए तो वो सारी की सारी संपत्ति यहां छोड़ के गए, गलत, वो बेच के गए, उसका भुगतान किया गया, वो यहां से सारे के सारे लोग रिटायर होके गए, वो रिटायर्ड परमानेंटली और उनको लाइफ लॉन्ग पेंशन दी गई और वो सारी की सारी पेंशन एक साथ भारत से वसूली गई 421 करोड़ रुपए की। ये पाकिस्तान के माइनस करके है। अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का अलग है ये डाटा, इंडिया का, क्योंकि वो अभी आरबीआई एक है और पेमेंट सिस्टम भी एक है, और उस समय जो रिटायर हुए थे वो पूरा हिंदुस्तान के थे, उसको वो इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, तो वो बाद में अकाउंट बाद में शुरू होता है। ये आरबीआई के आर्चिव में है। हाँ, उस समय जॉइंट अकाउंट चल रहा है और उसके बाद लगभग 221 करोड़ रुपया उन्होंने चार्ज किया फॉर द एसेट्स, यानी रेलवे, पुल, बिल्डिंग और आपकी पार्लियामेंट, इस सबका पेमेंट दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो अंग्रेजों ने, इंडिया ने भारत में आजादी हासिल की या खरीदी? हेलो, ये है ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट।